तो बच्चों, वादे के मुताबिक मैं सेकंड ईयर के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो हमारा नया पैटर्न है, सीबीटी परीक्षा होंगी आपकी। अब आपको बनाने के लिए नहीं आएगी ड्राइंग, अब आपको कंप्यूटर पे बना बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित, और आपको उनका सही उत्तर जैसे थ्योरी में हम ढूंढ रहे हैं, मैथ पे ढूंढते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे ढूंढते हैं, वैसे ही आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी प्रश्न आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। वो लगभग देखने में थ्योरी जैसे ही होते हैं। तो अगर आपने थ्योरी की तैयारी अच्छी करी है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का जो मॉड्यूल है वो है फास्टनर्स, स्क्रूज, थ्रेड्स, लॉकिंग डिवाइस। इसके ऊपर इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं जो आएंगे या आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ और आने वाली वीडियोज़ में भी उनकी चर्चा होगी। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है, साइजेज इन द ड्राइंग ऑफ फास्टनर्स। फास्टनर्स किसको कहते हैं? बंधक को। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोल्ट, नट्स, वॉशर, स्क्रूज, रिवेट्स, ये सब फास्टनर्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। फास्टनर्स यानी कि नट, बोल्ट, वॉशर, स्क्रू, रिवेट के आरेखण में आकार आमतौर पर किसके संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं? हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं फास्टनर्स की, तो उसके जो डिफरेंट साइजेस, डायमेंशंस होते हैं, भाई सिर कितना चौड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा, कितना लंबा होगा, ये सारी डायमेंशंस हम किस संदर्भ में देते हैं? लंबाई के, आपको लगता है लंबाई के संदर्भ में देंगे? 1 इंच डाया के बोल्ट का आपको लंबाई 2 इंच भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है, 4, 4.5 लंबाई कुछ भी हो सकती है, पर आपको लगता है उसके सिर का साइज़ बड़ा होगा, उसका जो हेड होता है उसका साइज़ बदलेगा? तो लंबाई से इसका मतलब नहीं है। किसी भी साइज़ का आप बोल्ट लो, लंबा या छोटा, उसका सिर उतना ही बड़ा रहता है, तो लंबाई इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है नॉमिनल डाया। यस, 1 इंची का बोल्ट या 1 इंच का नट, ये जो 1 इंच है ये उसका नॉमिनल डाया है। क्या चीज़ है ये? नॉमिनल डाया। तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। हम जब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में साइजेस को प्रदर्शित करते हैं तो उनके साइजेस डायमीटर के अनुसार ही स्टैंडर्ड में बनाए जाते हैं। मेजर डायमीटर यानी कि चूड़ियों के ऊपर वाला जो डायमीटर होता है वो इसका सही उत्तर नहीं है। 1 इंच चूड़ियों का ऊपर वाला साइज़ नहीं होता, 1 इंच उसका नॉमिनल डायमीटर होता है, और ना ही वो माइनर डायमीटर होता। तो नीचे के दोनों आंसर गलत हैं। नॉमिनल डाया याद रहेगा, हम जब भी कोई बोल्ट या नट या स्क्रू या फास्टनर लेकर आते हैं 3 सूत का, 5 सूत का, 1 इंच का या mm के साइज़ के, वो सारे के सारे उनके नॉमिनल डायमीटर होते हैं, और उसी के संदर्भ में बोल्ट का हेड कितना बड़ा होगा, उसकी हाइट कितनी बड़ी होगी, इसकी चौड़ाई डायगोनल में कितना होगा, ये सारे उसी के संदर्भ में चलते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग हैचिंग इज़ नॉट डन ऑन। अभियंत्रिकी ड्राइंग में हैचिंग किस पर नहीं की जाती है, ये पूछा जा रहा है। कीज़ पर, मतलब अगर आपने ड्राइंग में कहीं चाबी दिखाई है, शाफ्ट और हब के बीच में चाबी दिखाई है, तो मतलब जब हम सेक्शन व्यू बनाते हैं तो क्या चाबी के ऊपर हम लाइन मारते हैं, हैचिंग की लाइन? नहीं मारते। फास्टनर्स पर नहीं मारते। रिब्स पर हैचिंग नहीं होती है क्रॉस सेक्शन में। हम चाबियों पर, बंधकों पर, और रिब्स होती हैं, जैसे कोई फ्लाई व्हील है उसके बीच में स्पोक्स लगे रहते हैं, उनको रिब्स कहते हैं। मतलब जो हब को बाहर के डायमीटर से जोड़ता है उनको हम रिब्स कहते हैं। इनमें कभी भी हम हैचिंग नहीं करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है ड्राइंग बनाने का। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन उपरोक्त तीनों पार्ट्स पर क्रॉस सेक्शन व्यू में हैचिंग नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सटर्नल थ्रेड्स। निम्नलिखित में से कौन से बाहरी धागों को दर्शाया जा रहा है? मतलब नीचे आपको ABCD 4 ड्राइंग दी गई हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बाहरी धागे जो आपकी चूड़ियाँ होती हैं, जैसे बोल्ट के ऊपर एक बाहरी चूड़ियाँ होती हैं और नट के अंदर एक आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं। अगर सरफेस के अंदर चूड़ियाँ कटी हैं जैसे नट में, उसको आंतरिक इंटरनल चूड़ियाँ कहेंगे, और अगर बाहर कटी हुई है जैसे बोल्ट पे कटी होती हैं तो उसको हम बाहरी चूड़ियाँ कहते हैं। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि बाहरी चूड़ियों को कौन सी ड्राइंग प्रदर्शित कर रही है। ये जो हेक्सागोनल बाहर आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये नट भी हो सकता है बच्चों, और बोल्ट भी हो सकता है। इसलिए खाली ये देखकर हम नहीं बता सकते कि ये बोल्ट है या ये नट है। हमें जो अंदर ये जो सर्किल लगाए हुए हैं ना, इनसे पता चलता है कि ये बोल्ट है या नट है, क्योंकि अगर वो आंतरिक चूड़ियाँ होंगी तो बनाने का और तरीका होगा, और बाहरी चूड़ियाँ होंगी तो बनाने का और तरीका होगा। ड्राइंग में ये कैसे प्रदर्शित होती हैं, ये याद रखने के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। जब भी बाहरी कोई, मतलब एक्सटर्नल कोई चूड़ियाँ होंगी, तो उनकी ड्राइंग में इस व्यू में अंदर 3/4 सर्किल मारा जाएगा, 3/4 से थोड़ा सा बड़ा। अगर बाहरी होगा
तो बाहर वाला सर्किल पूरा होगा, अंदर वाला छोटा होगा, 3/4 से थोड़ा बड़ा होगा। और अगर आंतरिक चूड़ियाँ कटी हुई हैं तो अंदर वाला सर्किल पूरा होगा और बाहर वाला सर्किल 3/4 से थोड़ा बड़ा होगा। पूछा गया है कि इसमें एक्सटर्नल चूड़ियाँ यानी कि बाहरी चूड़ियाँ कौन सी हैं, तो हमें एक ऐसी फिगर ढूंढनी है जिसका बाहर वाला सर्किल पूरा हो और अंदर वाला 3/4 हो। याद रखना, बाहरी चूड़ियों में बाहर वाला सर्किल पूरा होगा, आंतरिक चूड़ियों में अंदर वाला सर्किल पूरा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है भाई बाहरी सर्किल के लिए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन सी जो है ये है आपकी आंतरिक चूड़ियों को। बी और सी तो आप समझ गए। क्या ए और डी ये भी कोई चीज़ प्रदर्शित कर रही हैं? इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ए वाले की पहले चर्चा कर लेते हैं। ए ऐसा नहीं है कि ये कोई जॉब ही नहीं है, ये भी ड्राइंग किसी जॉब की है। उसको बताता हूँ वो क्या है। ये एक हेक्सागोनल हेड है, बिल्कुल वैसा ही सिर है उसका जैसे आपके आर्म बोल्ट का होता है 6 पहल वाला। उसके बाहर एक शाफ्ट निकली हुई है जैसे बोल्ट निकला होता है, पर उस पर चूड़ियाँ नहीं कटी हुई हैं और एंड के ऊपर चैम्फर मारा हुआ है, मतलब एक चपत मारी हुई है आखिरी के सिरे पर। उसकी ये 2 फर्म लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये एक पिन हो सकती है, हेक्सागोनल हेड वाली पिन हो सकती है जिसके एंड पर हमने चैम्फर लगाया हुआ है। तो ए उत्तर सही नहीं है, बी उत्तर बिल्कुल सही है, वो हम जान चुके हैं कि इस क्वेश्चन का बी उत्तर सही है। सी उत्तर सही नहीं है क्योंकि ये इंटरनल चूड़ियाँ दर्शा रहा है। अब बात कर लेते हैं डी। क्या ये भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये ड्राइंग किसी चीज़ की हो सकती है या ये वैसे ही बना दी गई है? ये ड्राइंग भी किसी चीज़ की है, एक हेक्सागोनल शेप की प्लेट है बस, और उसके ऊपर आपने ये ग्रूव बनाए हुए हैं। ऊपर से देखने में फिर ये ड्राइंग ऐसी ही बनने वाली है। बहरहाल इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका, ये आपको एक्सटर्नल चूड़ियाँ दिखा रहा है क्योंकि बाहर वाला सर्किल पूरा है और अंदर जो एक 3/4 सर्किल है, आप ऐसे मान के चलें कि ये चूड़ी यहाँ से शुरू हुई और ये फिर उस चूड़ी के पीछे छुप रही है, मतलब वो नीचे जा रही है। तो ये कौन सी चूड़ियाँ हुई? ये लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ हुई। अगर राइट हैंड चूड़ियाँ बनानी है तो ये सर्किल का बस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बी वो ड्राइंग है जो एक्सटर्नल चूड़ियों को प्रदर्शित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइज मार्क्ड एज एक्स? ये जो एक्स साइज आपका ये बोल्ट है, एक थ्रेड है, बोल्ट की थ्रेड है, और बोल्ट की थ्रेड का जो बाहर का डायमीटर है वो पूछा जा रहा है। जो सबसे बड़ा डायमीटर इसको कहते हैं हम, वो पूछा जा रहा है। आपने इस डायमीटर का नाम मेजर डायमीटर सुना होगा, इसको हम मेजर डायमीटर कहते हैं। और ये जो इसकी बिल्कुल रूट से जो डायमीटर जाता है उसको हम माइनर डायमीटर या रूट डायमीटर कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? मेजर डायमीटर। लेकिन मज़ेदार बात यह है, नीचे तो मेजर डायमीटर लिखा ही नहीं है। पिच डायमीटर, मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में कहीं पिच डायमीटर हमारा होता है, तो पिच डायमीटर तो इसका आंसर नहीं है। लीड तो ये है ही नहीं। लीड होता है एक पूरा चक्कर घुमाने में नट कितना आगे बढ़ा, उसको हम लीड कहते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच के बराबर होती है, डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच की दुगनी और 3 स्टार्ट थ्रेड में तिगनी होती है। ऐसे लीड को हम समझते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही रिलेटेड हैं, बस उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बस ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइनर डायमीटर तो ये है ही नहीं, वो तो ये वाला होता है छोटे वाला डायमीटर, रूट डायमीटर भी उसको कहते हैं। क्रेस्ट डायमीटर, यस। मेजर डायमीटर का एक और नाम भी होता है जिसको हम क्रेस्ट डायमीटर कहते हैं। क्रेस्ट मतलब चोटी, पहाड़ की चोटी को हम क्रेस्ट कहते हैं। तो क्रेस्ट डायमीटर कह लो या मेजर डायमीटर कह लो, दोनों एक ही बात है और दोनों ही नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही माइनर डायमीटर या रूट डायमीटर, या इसका एक तीसरा नाम भी है, उसको ट्रफ डायमीटर भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा जा रहा है, द 2 फ्लैंक्स ऑफ एक्मे थ्रेड्स आर ड्रॉन म्यूचुअली इंक्लाइंड एट डैश डिग्री, फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब एक्मे जो थ्रेड है उसके जो 2 फेसेस हैं वो एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए होते हैं। और एक्मे थ्रेड एक शेप है थ्रेड की, इसको ट्रेपेजॉइडल शेप कहते हैं। तो इसका कोण होता है 29 डिग्री। 55 डिग्री जितनी भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड की थ्रेड्स हैं, BA को छोड़ के, BA का 47.5, बाकी BSP हो, BSW हो, BSF हो, उन सब का 55 डिग्री कोण होता है। 60 डिग्री जितनी भी मैट्रिक थ्रेड हैं, MM के जितनी भी चूड़ियाँ होती हैं अगर बोल्ट और नट पे कट रही हैं, तो उनका जो 2 दांतों का इंक्लूडेड एंगल है वो 60 डिग्री रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है 45 डिग्री, ये बटरस थ्रेड में आपको दांतों का झुकाव 45 डिग्री का मिलता है। एक्मे थ्रेड में इस कोण को रखा जाता है 29 डिग्रीज। तो ऑप्शन डी सही है।
7th क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ थ्रेड इज एक्सप्रेस्ड इन। जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है मतलब थ्रेड की गहराई, ये जैसे आपके सामने एक चित्र में ये मेजर डायमीटर है, ये माइनर डायमीटर है, इसके बीच में ये थ्रेड की गहराई जो है ये किस फॉर्मूले से निकलती है? मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर। मान लीजिए हमें ये सवाल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, मतलब इस सवाल का हमें उत्तर नहीं पता, तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखकर इस सवाल के उत्तर तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। मान लीजिए मेजर डायमीटर आपका 20 है, माइनर डायमीटर आपका 15 है, तो 20 में से 15 गए, बचे कितने? 5 बचे ना। तो 5 mm आधा इधर बचा, आधा इधर बचा, ऐसे ही तो बचेगा भाई। ये भाई बड़े में से छोटा डायमीटर आप घटा दोगे तो जो बचा हिस्सा वो बीच के छोटे छोटे 2 हिस्से तो बच गए, तो दोनों तरफ बराबर बराबर बटे हुए हैं। तो पहला ऑप्शन गलत इसलिए हो गया क्योंकि एक हिस्सा ये जिसको हम डेप्थ ऑफ थ्रेड कह रहे हैं ये 5 mm नहीं हो सकता ना, ये तो 2.5 mm होगा, इसका आधा चाहिए दरअसल हमें। और ये ऑप्शन आपको मिल रहा है सी, मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर भाग 2। गहराई तो हम एक ही तरफ नापेंगे ना, दोनों तरफ थोड़ी नापेंगे गहराई को। तो इसका आंसर सी सही हो जाता है, बाकी सारे आंसर गलत है। अब आप समझिए, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी हम समझते हैं तो थ्योरी कितना ज़्यादा और मैथ्स कितनी ज़्यादा समझ में आती है हमें। तो ये सारा सिलेबस आपके लिए महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिच डायमीटर इज। पिच डायमीटर किसको कहते हैं? मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में एक पिच डायमीटर आता है। और ये क्या होता है? ये एक इमेजिनरी डायमीटर है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई फिजिकल डायमीटर है जिसको आप देख सकते हो कि ये रहा। जैसे मेजर डायमीटर बार का डायमीटर है, हमने देख लिया, इसके बारी भी आते ही। माइनर डायमीटर मतलब जो उसके रूट पे जा रहा है, उस जहाँ पर कोई चूड़ियाँ नहीं कटी, उसके बाद वो सारा सॉलिड ही सॉलिड है आपकी शाफ्ट, वो हमारा रूट डायमीटर या माइनर डायमीटर हो गया। ये पिच डायमीटर ऐसा आप कोई पॉइंट लगा नहीं सकते ये जा रहा है इसका पिच डायमीटर ये एक इमेजिनरी एक डायमीटर है और वो इन दोनों के बीच में कहीं है। और उसकी पहचान क्या है? पिच डायमीटर किसको कहते हैं? पिच डायमीटर वो लाइन है, मतलब वो डायमीटर है जहाँ पर थ्रेड की चूड़ी का जो थिकनेस है और 2 दांतों के बीच में जो ये गैप है, ये दोनों डिस्टेंस पिच डायमीटर पे बराबर होंगे। अगर आप मेजर डायमीटर पे देखें तो दांते की थिकनेस वहाँ पर कम है और बीच का गैप ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप रूट पे देखेंगे तो रूट पर दांते की थिकनेस तो बहुत बड़ी हो गई लेकिन बीच का गैप तो छोटा सा रह गया। पिच डायमीटर पे ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। हमसे पूछा जा रहा है कि पिच डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का मीन होना चाहिए ना भाई। एवरेज ले लो। एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं? 2 राशियों को जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि मेजर डायमीटर प्लस माइनर डायमीटर भाग 2। दोबारा हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए मेजर डायमीटर आपका 20 mm है और माइनर डायमीटर आपका 15 है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 35, और 35 का आधा कितना हो गया? 17.5। तो 17.5 जो डायमीटर है वो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना, 15 और 20 के तो बीच में ही आ रहा है ना, वही आपका पिच डायमीटर है। तो इसका आंसर है इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से भाग कर दो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉक नट इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा, लॉक नट को और किस नाम से जाना जाता है? लॉक नट जानते हैं आप? मतलब कहीं हमने नट बोल्ट लगाए हैं और वहाँ पर बड़ी वाइब्रेशन, मतलब बहुत कंपन हो रही है, तो कंपन में क्या होता है कि आपका नट खुलने लगता है, तो हमें नट को किसी तरीके से लॉक करना पड़ता है। वॉशर से लॉक कर दो, पिन से लॉक कर दो, बहुत सारे तरीके होते हैं, लॉकिंग डिवाइस होती है हमारे पास। उसका एक तरीका है कि उसके ऊपर एक नट और चढ़ा दो। तो जब एक नट, डबल नट आप चढ़ा देते हो, उसको हम कहते हैं लॉक नट। ऊपर वाले जो एक्स्ट्रा नट है उसको हम कहते हैं लॉक नट। तो हमसे ये पूछा जा रहा है लॉक नट का दूसरा नाम क्या है? देखने में आपको सारे नाम लगेंगे। अपर नट मतलब जो एक नट के ऊपर दूसरा नट चढ़ा दिया। चेक नट, ये आंसर सही है, पर एक्स्ट्रा नट भी आपको लगता है कि वो हो सकता है। लोअर नट भी हो सकता है लॉक नट को हमने, लॉक नट थोड़ा आम नट से पतला बनाया जाता है। तो इनको टाइट करने के लिए भी 2 स्पैनर की ज़रूरत होती है और इनको खोलने के लिए भी 2 स्पैनर की ज़रूरत होती है। पहले ऊपर वाला नट खोलोगे तभी नीचे वाला खुलेगा, वरना वो नीचे वाला जाम हो जाता है। लॉकिंग डिवाइस है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चेक नट। लॉक नट को आप चेक नट भी बोलते हैं इंजीनियरिंग भाषा में। क्वेश्चन नंबर 10, हाफ डिस्क शेप्ड की इज। एक ऐसी चाबी जो आधी प्लेट, मतलब अर्धचंद्राकार प्लेट जैसी, डिस्क कहते हैं एक गोल प्लेट को। हाफ डिस्क का मतलब हो गया एक गोल प्लेट जिसको आधा काट दिया आपने। तो ये शेप की जो चाबी आपकी बनी, ऐसी हमने बहुत सारी चाबी, मतलब क्वेश्चन करे हुए हैं जिसमें वो चाबी दिखाई भी दी थी हमें। वो सब ड्राइंग का ही हिस्सा है बच्चों। देखने में आपको ये थ्योरी के सवाल जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये ड्राइंग के भी यही सवाल हैं, यही तो मज़ा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसको हम कहते हैं वुडरफ की। वुडरफ की ऐसी दिखती है आपको। अब ये पूरी प्लेट होती तो डिस्क कहते हैं उसको,
आधी उसको काट दिया गया है, हाफ डिस्क शेप की है, तो इसको वुड रफ की कहेंगे। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेपेजॉइडल शेप थ्रेड? निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेपेजॉइडल आकार की चूड़ी नहीं है? चूड़ियाँ इन आकार की होती हैं। पहली है वी शेप। वी शेप में ब्रिटिश चूड़ियाँ आती हैं और मैट्रिक चूड़ियाँ आती हैं। ट्रेपेजॉइडल होती है, ये शेप को कहते हैं ट्रेपीजियम, मतलब ये चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं जो हैं वो समानांतर होती हैं और इधर वाली दो भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं। इसको इंग्लिश में ट्रेपेजॉइडल शेप कहते हैं। तो ऐसी चूड़ियाँ जिनकी शेप कुछ कुछ ऐसी होती हैं उनको हम ट्रेपेजॉइडल थ्रेड कहते हैं। हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी थ्रेड की शेप ट्रेपेजॉइडल नहीं होती है? बटरस थ्रेड, ये ट्रेपेजॉइडल शेप की ही थ्रेड में आती हैं। एक्मे तो ट्रेपेजॉइडल है ही, और वर्म के ऊपर कटी हुई थ्रेड जिसको वर्म थ्रेड कहते हैं, वही लीड स्क्रू भी एक वर्म वाली थ्रेड ही है लीड स्क्रू के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर एक वर्म चलता है घूम के, जो आपकी कैरेज को चूड़ियाँ काटने के लिए फिर लेकर चलता है आगे, नट कह लीजिए आप उसको। तो सर इसका सही उत्तर है ब्रिटिश थ्रेड, क्योंकि ब्रिटिश थ्रेड हमें पक्का पता है कि वो वी शेप की थ्रेड्स होती हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल होता है 55 डिग्री। बटरस थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होता है 45 डिग्री। एक्मे थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होता है 29 डिग्री। वर्म थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होगा 29 डिग्री। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होगा 47.5 डिग्री। और स्क्वायर थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होगा 90 डिग्री। इस तरह की सारी चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ी हैं, पर उसको अगर ड्राइंग में बनाएंगे तो वही डिग्री बनानी पड़ेगी ना, तो ड्राइंग और थ्योरी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशर रिमेन हिडन अंडर नट इन टॉप व्यू। अब देखो इसमें भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई मामला आ रहा है ना। एक ऐसा वॉशर का नाम बताना है जो नट के नीचे छुपा रहता है टॉप व्यू में देखने से। साइड से देखोगे तो दिखेगा, ऊपर से देखने में नहीं दिखेगा। तो ढूंढते हैं वो कौन सा वॉशर है। स्प्रिंग वॉशर। यस, पहला ही उत्तर सही है। स्प्रिंग वॉशर ये होता है, और ये थोड़ा सा स्प्रिंग जैसा होता है। जब नट इसके ऊपर टाइट होता है तो ये नट को वापस टेंशन में ला देता है, तो दोनों नट की और बोल्ट की चूड़ियाँ आपस में हाई कांटेक्ट में आ जाती हैं, मतलब घर्षण बढ़ा देता है उनका, तो नट खुलता नहीं है। ये भी एक लॉकिंग डिवाइस है। तो स्प्रिंग वॉशर जो है वो बड़ा थोड़ी बन सकता है। अरे भाई, उसको नट को ऊपर की तरफ धक्का देना है तो वो नट के अंदर अंदर ही रहेगा ना, नट से बाहर थोड़ी निकल सकता है। प्लेन वॉशर आम वॉशर जो आपने देखे होंगे वो तो नट से बाहर निकले रहते हैं, तो ऊपर से देखने में वॉशर दिखाई देगा, कुछ नट के नीचे छुपा रहेगा, बाकी बाहर निकला रहेगा। तो प्लेन वॉशर तो नहीं हो सकता। वॉशर विद लग, वॉशर ऐसा जिसमें लग जैसी कोई चीज़ निकली हुई है, जिसको हम मोड़ देंगे और नट के ऊपर लगा देंगे तो नट घूमेगा नहीं, तो वो भी बाहर निकलना पड़ेगा ना उस लग को नट से, तभी तो घूम के नट के ऊपर चढ़ेगा वो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप व्यू में वो छुपा रह जाए नट के अंदर सारा का सारा वॉशर। टूथ वॉशर भी वही होते हैं, उसमें टीथ जैसे बने रहते हैं और उन टीथ को हम नट के फेस पर ऐसे चिपका देते हैं ताकि नट वाइब्रेशन में खुले ना। इसका सही उत्तर है स्प्रिंग वॉशर, क्योंकि स्प्रिंग वॉशर जो है वो नट के व्यास से छोटा होता है, वो अंदर अंदर रह के बस उसको तान देता है। आपने बहुत देखा होगा, मोटरसाइकिलों में बहुत देखे होंगे। इसको हम कहते हैं स्प्रिंग वॉशर। ये वो वॉशर है जो टॉप व्यू में नट के नीचे छुप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कॉटर पिन्स आर यूज्ड इन। जब हम दो पार्ट्स को आपस में लॉक करते हैं तो हम पिन्स का प्रयोग करते हैं। पिन्स भी फास्टनर्स हैं। पिन डोवल पिन हो सकती है, सर्कुलर पिन हो सकती है, टेपर पिन हो सकती हैं। ऐसे ही एक पिन होती है कॉटर पिन। इसकी शेप आयताकार होती है, मतलब ये थोड़ी टेपर होती है, पतली होती है लेकिन चौड़ी होती है, राइट। और इसका प्रयोग हम आमतौर पर वहाँ करते हैं जहाँ पर एक्शियल लोड आना हो। एक्शियल मतलब ये दो पार्ट्स आपस में तनाव में या कंप्रेशन में होने वाले हों, मतलब धुरी पे लोड आ रहा है, उसको रोटेट नहीं करना है। रोटेट करने पे हम डोवल पिन का प्रयोग करेंगे, किसी और पिन का, सर्कुलर पिन का या चाबी वगैरह का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें दो शाफ्टों को तनाव में जोड़ना है, मतलब उसमें धुरी की तरफ लोड लग रहा है, तब हमें कॉटर पिन का प्रयोग करना चाहिए। तो कॉटर पिन कहाँ यूज़ होती हैं? होल्स में। होल्स तो गोल शेप के होते हैं ना, और जैसा मैंने आपको बताया कॉटर पिन जो है वो आयतकार शेप की होती है, एक पतली सी घनाभ शेप की होती है और टेपर होती है वो। तो पहला उत्तर तो सही नहीं है। टेपर होल्स भी गोल ही होंगे ना। हमारी कॉटर पिन जो है वो गोल नहीं होती। गोल वाली पिन को कुछ और नाम देंगे, सर्कुलर कहेंगे, सिलेंड्रिकल कहेंगे, डोवल कहेंगे, लेकिन कॉटर पिन नहीं कहेंगे उसको। थ्रेडिड होल्स में तो हम पिन्स का प्रयोग करते ही नहीं। थ्रेडिड होल्स में तो हम बोल्ट का प्रयोग करते हैं या स्टड्स का प्रयोग करते हैं या स्क्रूज का प्रयोग करते हैं। तो पहले के 3 उत्तर बिल्कुल गलत हुए। अब आखिरी वाले उत्तर को तो सही होना ही है ना।
ये टेपर स्लॉट लिखा हुआ है। स्लॉट मतलब झिर्री। झिर्री थोड़ी लंबी होती है, गोल नहीं होती, थोड़ी लंबी होती है, उसमें हम क्वार्टर पिन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 14, विच फाउंडेशन बोल्ट इज रिमूवेबल। फाउंडेशन बोल्ट वो होते हैं जो धरती के साथ मशीन को जकड़ लेते हैं ताकि मशीन जो है ऑपरेशन करते हुए हिले ना। जैसे लेथ मशीन आपने देखा होगा, नीचे उसके पैरों में धरती के साथ जोड़ने के लिए फाउंडेशन बोल्ट लगे रहते हैं, वो ग्राउट होती है धरती के साथ, उसको ग्राउटिंग कहते हैं। और ग्राउटिंग के लिए हमें फाउंडेशन बोल्ट की आवश्यकता होती है। आमतौर पर फाउंडेशन बोल्ट एक बार सीमेंट में दब जाते हैं तो उनको दोबारा यूज़ कहीं और निकाला नहीं जा सकता, निकाल कर कहीं और यूज़ नहीं किया जा सकता। पर हमसे पूछा जा रहा है उस फाउंडेशन बोल्ट का नाम जिसको निकाला जा सकता है, उसका नाम है, ये एक ही ऐसा फाउंडेशन बोल्ट है, लुईस फाउंडेशन बोल्ट इसका नाम है। रैग फाउंडेशन बोल्ट ऐसा दिखता है, बेंट फाउंडेशन बोल्ट ऐसा दिखता है, और आई बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट ऐसा दिखता है। नीचे के तीनों बोल्ट जो हैं जब एक बार सीमेंट में दब गए तो फिर इनको दोबारा निकालना मुश्किल हो जाता है, मतलब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते इनको। पर लुईस जो फाउंडेशन बोल्ट है उसमें एक पिन लगी होती है, एक टेपर शेप की पिन लगी होती है। इस पिन को अगर आप निकाल लो तो पूरा बोल्ट ढीला हो जाता है और उसको आप निकाल सकते हैं। ये पिन ही उसको ज़मीन में या धरती में फाउंडेशन में टाइट करके रखती है फाउंडेशन बोल्ट को। तो लुईस फाउंडेशन बोल्ट वो आंसर है, और उसका ड्राइंग ऐसी दिखती है। इसमें ये जो साइड में आपको एक पिन दिखाई दे रही है, ये अलग से निकल सकती है। इसको निकालने के बाद पूरा फाउंडेशन बोल्ट होल से छोटा हो जाता है, तो पूरे फाउंडेशन बोल्ट को हम निकाल लेते हैं बाहर। इसका सही उत्तर है लुईस फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 15, विच लॉकिंग डिवाइस प्रिफर्ड टू होल्ड असेंबली पार्ट्स इन प्लेस इन कंसील्ड शाफ्ट्स ऑफ थिन सेक्शन। कौन सी लॉकिंग डिवाइस को पतले खंड के छुपाए गए शाफ्ट में भागों को अपनी जगह पर रोकने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। निम्न में से ये सारी लॉकिंग डिवाइस होंगी नीचे वाली। लॉक करना मतलब दो पार्ट्स को आपस में लॉक करने के लिए जो प्रयोग की जाए उनको हम लॉकिंग डिवाइस कहते हैं। तो हमें इनमें से ढूंढ के वो निकालना है जो पतली पतली शाफ्टों में, वो भी छुपी हुई, कहीं छुपी हुई हैं वो शाफ्ट, मतलब दिख नहीं रही हैं, बाहर से दिख नहीं रही हैं, उनमें कौन सा लॉकिंग डिवाइस इनमें से हम प्रयोग करेंगे। नट्स को प्रयोग करने के लिए तो बोल्ट भी चाहिए ना, खाली नट तो किसी चीज़ को लॉक नहीं कर सकता। तो पतली शाफ्ट है, उसके अंदर वो घूम के भी चलेगी तो फिर नट अटक के चलेगा, इतनी जगह कहाँ है, नट बोल्ट कैसे टाइट करेंगे अंदर जाके, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता। सर्क्लिप्स, हाँ, इस आंसर को अभी छोड़ देते हैं, पहले बाकी बता देता हूँ गलत क्यों है। कीज़, इतनी पतली शाफ्ट है, उसमें अगर आप चाबी घाट बनाएंगे तो उसमें फिर मटेरियल ही कहाँ रहा, मतलब वो तो शाफ्ट कमज़ोर नहीं हो जाएगी। चाबी काटने के लिए शाफ्ट का डायमीटर तो इतना तो बड़ा रखो कि उसमें चाबी काटने के बाद शाफ्ट कमज़ोर ना हो जाए। हम बहुत पतली शाफ्टों की बात कर रहे हैं इस सवाल में। पिन्स हो सकती हैं, लेकिन पिन को फिट करना बहुत पतली जगह में जाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका सही आंसर है सर्क्लिप्स, और ये ऐसे देखने में लगती हैं। इंटरनल सर्क्लिप्स हो सकती हैं जो किसी बोर के अंदर यानी कि होल के अंदर लगेंगी, उसमें ये जो कान हैं ये अंदर की तरफ होते हैं। और एक्सटर्नल सर्क्लिप्स ये किसी शाफ्ट के ऊपर लगेंगी, ग्रूव बनाए होते हैं, उसमें जाके ऐसे टाइट हो जाती हैं, उसकी उस ग्रूव में जाके बैठ जाती हैं और बाकी सारे पार्ट्स को अपनी अपनी जगह पे होल्ड कर लेती हैं, मतलब फिर वो हिल नहीं सकते। तो एक्सटर्नल सर्क्लिप्स में बाहर की तरफ ये कान से बने रहते हैं। सर्क्लिप्स को फिट करने के लिए और खोलने के लिए हम लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। इसका ये है भाई साहब वो लॉन्ग नोज प्लायर। तो इसको इस कान के छेद में ऐसे डाल के इसको जब प्लायर को खोलते हैं तो ये थोड़ा फैल जाता है, या बंद करेंगे तो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, तो हम उसको उसके ग्रूव से बाहर निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा ये छोटे छोटे गियर्स को और बियरिंग्स को शाफ्ट के ऊपर लॉक करने के लिए हम सर्क्लिप्स का प्रयोग करते हैं। आंसर बी सही है। ओके, अब साहब आपके सामने एक ड्राइंग है, ये फाउंडेशन बोल्ट है। हमसे पूछा जा रहा है इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फाउंडेशन बोल्ट। इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम है रैग। अभी पिछले किसी सवाल में मैंने आपको इसकी फ़ोटो दिखाई भी थी। रैग फाउंडेशन बोल्ट, ये नीचे से बड़ा होता चला जाता है और फिर जब ये सीमेंट में दब जाता है तो, और मशीन झटके लेके इसको बाहर निकालना चाहेगी तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि नीचे से बड़ा है ऊपर से छोटा है। तो ये वहीं पे अपना सीमेंट में दबा हुआ बैठा रहता है और मशीन को अपने साथ पकड़ के रखता है। इसका काम ही है फाउंडेशन बोल्ट का, कि ये मशीन वाइब्रेशन में जब हिलना चाहेगी उसकी उस कंपन को ये रोक दे, उस वाइब्रेशन को रोक दे। यहाँ पर ऊपर चाबियाँ, यहाँ पर ऊपर इस चार्ट पे चूड़ियाँ कटी होंगी जो यहाँ पर आपको ऊपर, ये आपकी मान लीजिए लेथ मशीन का पैर है
और ये फाउंडेशन बोल्ट उसके पैर में दिए हुए होल में से बाहर निकल जाता है, ऊपर से हम नट को टाइट कर देते हैं, तो आपकी लेथ मशीन धरती द्वारा पकड़ी जाती है इस फाउंडेशन बोल्ट के द्वारा। इसका उत्तर रैग बोल्ट सही है, ना ये बेंट फाउंडेशन बोल्ट है, वो ऐसा होता है। रैग फाउंडेशन बोल्ट की तो ये ड्राइंग है ही। आई फाउंडेशन बोल्ट में एक आँख बनी रहती है, आँख ये वाली, इसके अंदर हम एक पिन डाल देते हैं और फिर उसमें सीमेंट भर देते हैं, बाहर बाहर इसकी चूड़ियाँ रह जाती हैं। उस चूड़ियों वाले हिस्से को हम मशीन के फाउंडेशन लेग में डाल, मतलब उसमें से निकाल कर ऊपर से नट टाइट कर देते हैं, तो हमारी मशीन जाम हो जाती है, राइट। और लुइस फाउंडेशन बोल्ट तो ये नहीं है, उसमें तो एक अलग से पिन लगी होती है। इसका सही उत्तर है रैग फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस नट? इस नट का नाम क्या है? इस नट में अगर आप देखेंगे, हमने इसकी हाइट में एक झिर्री, एक स्लॉट काटा हुआ है इसके सेंटर तक, और फिर जो उस स्लॉट में आर पार हमने एक सेट स्क्रू या ग्रब स्क्रू से, मतलब हेडलेस स्क्रू से हमने उस प्रोविज़न दे रखा है कि उसके अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे उसका सिर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रू का, एक छोटा सा स्क्रू ऐसे उसमें चूड़ियों में टाइट करते हैं। जब ये टाइट करते हैं, जो ये स्लॉट है ये आपस में ये वाला हिस्सा कम होना चाहेगा, ये भींचना चाहेगा ना, और इस प्रोसेस में जो अंदर की चूड़ियाँ हैं नट की, वो बोल्ट की चूड़ियों से जाके सट जाती हैं, मतलब फ्रिक्शन में आ जाती हैं, तो वो खुलता नहीं है। ये भी एक लॉकिंग डिवाइस है, ये नट को वाइब्रेशन में खुलने नहीं देता। हालांकि ये सॉन नट कहलाता है। सॉन नट बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं आप देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है, आपकी थ्योरी में है, आपके ड्राइंग में है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी शक्ल कैसी दिखती है। ये है आपका सॉन नट, इसका सही उत्तर डी है। कैसल नट ऐसा होता है जिसमें ये बुर्ज नुमा एक स्लॉट बने होते हैं, जिसमें से हम स्प्लिट पिन को डालते हैं। डोम नट ऊपर से बंद होता है, ये वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें चूड़ियों को वातावरण के प्रभाव से बचाना होता है, जो बाहर की चूड़ियाँ होती है, सिरे की चूड़ियाँ, तो हम डोम नट का प्रयोग करते हैं। और स्लॉटेड नट, ये होता है स्लॉटेड नट। तो जो प्रश्न में आपको नट दिखा रखा है वो कौन सा है? स्वॉन नट। प्रश्न 18, विच नट हैज़ प्रोविजन फॉर ऑपरेटिंग बाय हैंड्स? एक ऐसा नट बताओ जिसको हाथ से खोला और बंद किया जा सकता है। हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट को बंद करने के लिए और खोलने के लिए हमें चाबी की ज़रूरत पड़ती है, स्पैनर की ज़रूरत पड़ती है। विंग नट, यस विंग नट, इसमें दो पंख से निकले रहते हैं और उसको उंगली और अंगूठे की मदद से हम टाइट और खोल देते हैं। ये आपके हैंड हेक्सा के आखिर में लगा रहता है। हैंड हेक्सा आपने प्रैक्टिकल में प्रयोग करा होगा, तो जब ब्लेड लगा के उसको टाइट करते हैं तो जो एंड में लगा रहता है उसको हम विंग नट कहते हैं। उसमें दो पंख से लगे होते हैं जिसको हम हाथ से ही खोल लेते हैं और बंद कर देते हैं। इसका सही उत्तर बी है, विंग नट। स्क्वायर नट को भी हम स्पैनर से यानी कि चाबियों से खोलते हैं। और स्लॉटेड नट, वो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, इसके लिए स्पेशल एक ये रेंच होता है इसको खोलने के लिए, इसको हम फेस पिन रेंच कहते हैं, फेस रेंच कहते हैं। What is the name of size marked as X? अब ये X ये वाला साइज़ है आपको, और हमें ये बताना है कि इसका नाम क्या है। नीचे ऑप्शन में ढूंढना बताना है कि इसका नाम क्या है। पहले तो ये समझ लो ये ड्राइंग है क्या। ये रिविट हैं, दो लाइनों में लगे हुए हैं और जिग जैग लगे हुए हैं, मतलब एक के सामने दूसरा रिविट नहीं आया, ऑफसेट करके लगाए हुए हैं। हमने दो प्लेटों को जोड़ना है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इनके ऊपर दो पंक्तियों में हमने रिविट लगाए हैं, लेकिन दोनों पंक्तियों में रिविट आमने सामने नहीं लगे हैं, जिग जैग लगे हुए हैं, ऑफसेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक पंक्ति का एक रिविट का सेंटर और उसके बराबर वाली पंक्ति के रिविट के सेंटर का जो ये तिरछा डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा सवाल है। एक्स यहीं कहीं लिखा हुआ है छोटा सा, अगर आपको दिख रहा हो, मेरा चश्मा तो नहीं दिखा रहा मुझे इतना, पर एक्स लिखा हुआ है ये। इसको हम पिच नहीं कहते, पिच इसको कहते हैं एक ही पंक्ति में दो अगर आपके रिविट लगे हैं तो उनके सेंटर को हम पिच कहेंगे। कॉलम पिच हैं तो ये दो कॉलम ही लग तो रहा है, ये कॉलम पिच है, लेकिन इसको हम कॉलम पिच कहते नहीं, टेक्निकल भाषा में इसको कॉलम पिच नहीं कहते हैं। स्लांट पिच, देखने में ये आपको स्लांट मतलब तिरछी झुकी हुई पिच लग रही है, पर स्लांट पिच भी हम इसको नहीं कहते, हम इसको कहते हैं डायगोनल पिच। इसका नाम है, टेक्निकल नाम जो ड्राइंग में आपको लिखा जाता है या ड्राइंग में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसको हम डायगोनल पिच कहते हैं। इसको पी बड़ा और डी छोटा ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डायगोनल पिच, पी से पिच और नीचे जो छोटा डी लिखा है वो डायगोनल से उसका मतलब निकलता है। इसका सही उत्तर है डायगोनल पिच। सो लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। बोल्ट विदाउट हेड इज, बिना सिर वाले बोल्ट को क्या कहते हैं? भूत कहते हैं उसको उसको स्क्रू नहीं कहते। ग्रब स्क्रू, सेट स्क्रू होते हैं, लेकिन हर स्क्रू का सिर ना हो ऐसा नहीं होता।
सिर्फ सेट स्क्रू और ग्रब स्क्रू के हेड नहीं होते, बाकी सब के हेड होते हैं। तो पहला उत्तर तो गलत है। स्टड, यस, ये आंसर सही है। टैप टैप कहते हैं जिससे चूड़ियाँ काटते हैं, उसका भी सिर नहीं होता, लेकिन वो बोल्ट थोड़ा ही है, वो तो बोल्ट की चूड़ियाँ काटने का एक औजार है, हम उसको बोल्ट नहीं कह सकते। हमें से सवाल में पूछा गया है कि बोल्ट कौन सा है जिसके सिर पर हेड नहीं होता। रिविट, रिविट के सिर पे भी हेड होता है, राइट। खाली बिना हेड वाली रिविट नहीं होती है। जब मार्केट से खरीदने जाओगे तब भी एक तरफ तो हेड होगा ही होगा, दूसरी तरफ हेड हमें बनाना पड़ता है। सो इसका सही उत्तर है स्टड। इसमें एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट पे चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, पूरी लेंथ में चूड़ियाँ कटी हो सकती हैं, थोड़ी लेंथ में चूड़ियाँ कटी हो सकती हैं, दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी हो सकती हैं, एक तरफ चूड़ियाँ कटी हो सकती हैं। कई तरीके के स्टड होते हैं, जैसे आपको आपकी ज़रूरत हो, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको स्टड्स को खरीद भी सकते हो मार्केट से और लेथ मशीन पे बना भी सकते हो। स्टड्स को भी प्रयोग हम लॉकिंग डिवाइस के तौर पर ही करते हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन पेपर। अब वो यक्ष सवाल की बात करते हैं। क्या ये सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे? देखिए बच्चों, ना तो मैं खुद किसी चुनौती से डरता हूँ और ना ही मैं अपने आने वाली जनरेशन को चाहता हूँ कि वो चुनौतियों से डरे। आपको मजबूत तो बनना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इतनी भी आसान नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट ढूंढते रहें और फ्री की चीज़ें ढूंढते रहें। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को लगाना पड़ेगा और सीखना तो पड़ेगा। तो मैं उनमें से तो नहीं हूँ टीचर्स में से जो आपको कहें कि बस ये और थंबनेल में लिख दूँ, ये पढ़ लो और इम्तिहान पक्का पास और आप लोग पागल हो जाए मेरे लिए। मैं तो जो निम्मी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ उनमें ये जानते हुए भी कि पिछले 2 साल से वही प्रश्न आ रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि यही प्रश्न आएंगे। मैं कहता हूँ ये प्रश्न भी आ सकते हैं, इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। आप लोग डरना बंद करें। अगर आपने थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ा है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको बता सकूं कि इस तरीके के सवाल आएंगे। ये थ्योरी जैसे ही सवाल लग रहे हैं, बस उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं, थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उसको, यानी कि पिक्चर के तौर पर उसको ड्राइंग के तौर पर प्रदर्शित कर दिया आपने थ्योरी को, और प्रैक्टिकल में उसको काम के तौर पर प्रदर्शित कर दिया थ्योरी को। ये होती हैं चीज़ें। तो अब सवाल ये, इसका उत्तर दे दूँ मैं आपके सवाल का कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। ये आएंगे, हो सकता है आ जाए, हो सकता है इनकी लैंग्वेज चेंज हो, मतलब लैंग्वेज तो ये मेरी है ना, हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो। मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि जो एक असमंजस बना हुआ है, एक डर का माहौल बना हुआ है बच्चों में कि कैसे प्रश्न आएंगे, क्या पूछ लेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। बनाने में तो हमें पता था कि क्या बनवा लेंगे, पर पूछ क्या लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते भाई। वैसे ही सवाल आएंगे जैसे आपकी थ्योरी में आया करते हैं। सेकेंड ईयर के लिए सिंबल्स और कन्वेंशंस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अगली वीडियो में मैं वो लेकर आऊँगा, 20 सवाल लगभग उसमें होंगे। उसको तैयार करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर आप इस भय से निकल जाओ पहले तो कि कौन से सवाल आएंगे। जो भी सवाल आएंगे, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप उसको हल करेंगे। अगर आपने थ्योरी की अच्छी तैयारी कर रखी है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके लिए हलवा होने वाला है। और अगर तैयारी नहीं कर रखी है तब क्या करें? बहुत सारे बच्चे कहें साहब हमने तो तैयारी नहीं करी, हम क्या करें, हमें तो ना थ्योरी आ रही ना। तो बच्चों, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ITI का कोर्स इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसको 1 महीने में कवर ना कर सको। चलना तो शुरू करना ही पड़ेगा। अगर बैठे रहे तो फिर बैठे ही रहना, लेकिन अगर चलना शुरू कर दिया और पूरी हिम्मत के साथ, जुनून के साथ। और सुनो भाई दोस्तों, मैं हूँ गाँव वाला। कभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं अंग्रेज़ हूँ, मैं थारी तरह गाँव वाला हूँ। और हम गाँव वाले होते हैं भोले भाले। अगर जब तक हम चुप हैं, जिस दिन जुनून आ जाता है ना, उस दिन फिर हम उस काम को पैंट ही देते हैं। क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। तो बच्चों, चुनौतियों से घबराना नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अगली वीडियो का प्रतीक्षा करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।